हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। मैं मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म 7 सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड BP 702, पार्ट 5, यूनिट फर्स्ट, पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ओरल्स। लिक्विड ओरल्स की बात कर रहे हैं, इसमें पार्ट 5 हम बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट। यहाँ पर हमारा लिक्विड ओरल्स खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि पायलट प्लांट के जितने भी वीडियो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सेमी सॉलिड्स। ठीक है, तो यह आज हमारा आखिरी चैप्टर होने वाला है लिक्विड ओरल्स के लिए। तो हम बात कर लेते हैं, हम अभी तक क्या बात कर चुके हैं। पूरा जनरल कंसिडरेशन हमने बात कर लिया है, और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन क्या है, रॉ मटेरियल की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन रेट, प्रोसेस इवोल्यूशन, GMP कंसिडरेशन, और जो एनालिटिकल मेथड आपने डेवलप की है उसको हम कहाँ करेंगे, ट्रांसफर टू क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे। अब प्रोडक्शन रेट की बात करेंगे, तो प्रोडक्शन रेट को हम कैलकुलेट करेंगे पायलट प्लांट कंसिडरेशन के टाइम। जब हम पायलट प्लांट कर रहे हैं किसी चीज का, तो उसी टाइम पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन रेट क्या होना चाहिए। अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्शन रेट। यदि प्रोडक्शन रेट की बात करते हैं तो ये दो चीज पर डिपेंड करता है। एक तो आपकी मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर, और ये डिपेंड करता है किस पे, आपका जो साइज है और जो टाइप है आपके इक्विपमेंट का, इस पे आपका डिपेंड करता है कि भाई आपको जो चाहिए, क्या चाहिए, जो जिस रेट से प्रोडक्शन होना चाहिए वो आपको अभी क्या चाहिए और फ्यूचर में मार्केट में डिमांड क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा। और इसको हम फुलफिल कैसे करेंगे, साइज और टाइप ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, अब डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट लॉस इन द इक्विपमेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, आपको उसी समय ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट लॉस है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कितना % होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस तो होता है, ये हमको सबको पता है, तो हमको वो कैलकुलेशन में रखना है। द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लीन द इक्विपमेंट बिटवीन बेच। अब बेच टू बेच जब हम क्लीनिंग करेंगे इक्विपमेंट की, हमने बात करी थी कि टैंक्स पूरे क्लीन होना चाहिए, जो उसके पाइप हैं और बीन्स जो हैं वो पूरे एम्प्टी होना चाहिए। उसके बाद हम उसको डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे, वॉश करेंगे, तो इसमें पर्टिकुलर कितना टाइम लगेगा, और इस टाइम से आपका जो रिक्वायरमेंट है उस पर कितना डिले हो रहा है, ये आपको प्रोडक्शन रेट यहां से कैलकुलेट होगी। द नंबर ऑफ बेच दैट विल नीड टू द टेस्टेड फॉर रिलीज। अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जब आप रिलीज की बात कर रहे हैं तो कितनी बेचेस का आप टेस्ट करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बेच का आप टेस्ट करोगे उतना ही लंबा समय लगेगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि इतने रेशो में हमारा प्रोडक्शन हो सकता है। अब प्रोसेस इवोल्यूशन हम करेंगे, या हम इसी को बोल सकते हैं स्केल ऑफ कंसिडरेशन। जब स्केल ऑफ कंसिडरेशन की बात करते हैं या प्रोसेस इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी, कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एडिटिव्स। आपका जो एडिटिव्स है उसके कंसंट्रेशंस का ध्यान में रखना। फिर जिस टैंक में आपका प्रोडक्शन बन रहा है, आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है, उसके साइज ऑफ टैंक। फिर तीसरी बात आती है, अलग अलग टेक्निक्स ली थी, तो फिलिंग रेट्स। अब आप किस रेट से बॉटल्स को फिल कर रहे हैं, फाइनल कंटेनर में किस रेट से फिलिंग हो रही है, मिक्सिंग टाइम क्या है, कितने टाइम तक मिक्सिंग हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर मिक्सिंग स्पीड क्या है, ठीक है, जो आपका मिक्सर है उसकी स्पीड क्या है, सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का वो कितना है, अब हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स क्या है, कितनी स्पीड से आप उसको गर्म कर रहे हो और कितनी स्पीड से आप उसको ठंडा कर रहे हो, यह आपको देखना पड़ेगा। फिर फिल्टर साइज और टाइप, हमने अलग अलग टाइप के फिल्टर की बात करी थी, तो अब उसका क्या साइज है, क्या टाइप है, क्योंकि इसी से आपका फिलिंग रेट कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। फिर रेट ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ऑफ ड्रग एंड स्लरीज। अब बात आती है, हमने फाइनली एक तो सीक्वेंस रखना है, किस सीक्वेंस में हमको ऐड करना है, दूसरा किस स्पीड से हमको ऐड करना है, ये आपका स्केल ऑफ कंसिडरेशन है, इसी को हम बोलेंगे प्रोसेस इवोल्यूशन। अभी साथ ही बात करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर जब हम बात करेंगे तो ये किस पे डायरेक्टली, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बेच रिकॉर्ड हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए। जब हम पायलट प्लांट अभी कर रहे हैं, पायलट प्लांट करने के बाद हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उनको बताएंगे कि इस तरह से आपकी प्रोसेस होगी। अब जब प्रोसेस होगी तो हम क्या बनाएंगे, एक बेच रिकॉर्ड। इसके बाद जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स का एक वीडियो और बनाएंगे हम, उसमें रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स में सारा डिस्कस करेंगे कि टेबलेट फॉर्मुलेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये
लिक्विड ओरल्स के लिए, सेमी सॉलिड्स के, ये सबसे आखिरी में हम बनाएंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं हम, एक बेच रिकॉर्ड बनता है कि भाई किस तरह से बेच, इस बेच पे क्या क्या काम हुआ। तो इस बेच पे जब काम की बात करेंगे तो हमने जो इंग्रेडिएंट ऐड करे उसकी एडिशन रेट क्या है, उसका मिक्सिंग टाइम क्या है, मिक्सिंग स्पीड क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग रेट क्या रही, टेम्परेचर क्या रहा, फिनिश प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन यदि कुछ हम बता रहे हैं तो वो, और जो प्रोडक्ट को हमको रिलीज करना उसकी फाइनल टेस्टिंग होगी, उसका टोटल स्पेसिफिकेशन आपका बेच रिकॉर्ड जो बनता है उस पर होना चाहिए। क्या होता है बेच रिकॉर्ड ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पर आपको यहाँ पर बात करना पड़ेगी जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर बना रहे हैं तो ये चीजें होना चाहिए। इसी के साथ जीएमपी कंसिडरेशन की बात करें, यदि जीएमपी शायद मेरे हिसाब से आपने 6 सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जीएमपी के लिए पूरा हमको एक अलग से देखना पड़ेगा। पर अब जीएमपी की यदि हम यहाँ बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक चेक लिस्ट हम बनाएंगे, फिर दूसरा हम बनाएंगे इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन हम टेस्ट करेंगे, किस तरह का इक्विपमेंट है उस। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, हमको देखना है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो किस तरह से काम करता है, किस स्पीड से काम कर रहा है। अब बात करेंगे हम प्रोसेस वैलिडेशन की, तो जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो वैलिडेटेड है कि नहीं, उसका वैलिडेशन फिर से करना पड़ेगा। फिर बार बार आपको रेगुलर प्रोसेस रिव्यू और रीवैलिडेशन करना पड़ेगा कि भाई आपने प्रोसेस वैलिडेट कर लिया, उसके बाद आपको रीवैलिडेशन उसका करना है। प्रॉपर रिलीवेंट रिटर्न एसओपी है या नहीं है, आपके पास एडिक्वेट प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल की आपके पास व्यवस्था है कि नहीं ट्रेनिंग की, ठीक है। वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिस्टम है या नहीं है, ठीक है। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट ऑर्डरली अरेंजमेंट है या नहीं है पता पड़े। पहले आप वेइंग करने इधर आएंगे, वहां से मटेरियल लेके मिक्सिंग करने कहीं और जाना है, तो आपका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक क्यू में हो, एक के बाद एक स्टेप वहां पर होती रहे। ये एक जीएमपी हमको वहां पर देखना पड़ेगी। अब जो आपने एनालिटिकल मेथड बनाई है, इस एनालिटिकल मेथड का हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसको, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को। क्यों करेंगे अभी बात करते हैं। ड्यूरिंग द स्केल अप न्यू प्रोडक्ट एनालिटिकल टेस्ट मेथड ट्रांसफर टू द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। आपने ये कर लिया तो अब क्या है, ट्रांसफर हो गया। द क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ शुड रिव्यू द प्रोसेस टू मेक श्योर दैट द प्रोसेस एनालिसिस प्रॉपर एनालिसिस इंस्ट्रूमेंटेशन इज अवेलेबल एंड दैट पर्सन आर ट्रेन टू परफॉर्म टेस्ट। अब क्वालिटी कंट्रोल वाला व्यक्ति क्या देखेगा कि भाई हमारे पास पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है इस प्रोसेस को करने के लिए, इवोल्यूशन करने के लिए है कि नहीं है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए। और जो यदि है, मानने के लिए FTIR लगेगा और FTIR आपके पास है लेकिन FTIR करने के लिए कोई पर्सनल ट्रेन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो इस तरह से आपको ये व्यवस्था देखना पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट रहेगा उसका इवोल्यूशन हम करेंगे। यहाँ लिक्विड ओरल्स और सेमी सॉलिड्स की बात कर रही है, तो सेमी सॉलिड में यदि इमल्सन सस्पेंशन है तो हम क्या देखेंगे, विस्कोसिटी इवोल्यूशन करेंगे, प्रिजर्वेटिव इवोल्यूशन करेंगे और स्टेबिलिटी स्टडी करेंगे। अब विस्कोसिटी इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो यदि विस्कोसिटी की बात करते हैं तो पर्पस ऑफ कंट्रोल विस्कोसिटी को कंट्रोल करने का मेन पर्पस क्या होता है। पहला, इंप्रूव पोरेबिलिटी। अब जो हम बॉटल से निकालेंगे उस कंडीशन को, उस पोर करने की एबिलिटी को इंप्रूव करना। दूसरी बात, एक्सेप्टेबिलिटी, आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। तीसरा, पैलेटेबिलिटी, आपको उसका टेस्ट, कलर, टेक्सचर देखना है कि उसका जो पैलेटेबिलिटी कितनी है। अब इसके लिए हम बात करेंगे तो इसको यदि इक्विपमेंट की बात करेंगे तो विस्कोसिटी इवोल्यूशन के लिए हम काफी सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे कि मानने के लिए कैपिलरी और ट्यूब विस्कोमीटर की यूज करते हैं, फिर कोटी विस्कोमीटर यूज करते हैं, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, ओस्टवाल विस्कोमीटर और फेलिंग स्पेयर विस्कोमीटर। सबसे ज्यादा ओस्टवाल विस्कोमीटर हम लैब में देखते हैं, सबने देखा होगा। ये एक आपका कैपिलरी और ट्यूब विस्कोमीटर इस तरह से होता है, इसमें एक फाइन कैपिलरी होती है, ठीक है। काउटी विस्कोमीटर की यदि बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, ये एक सिलेंडर रहता है इनर साइड में, ये आउटर साइड का सिलेंडर है और इसके बीच में लिक्विड होता है। ये सिलेंडर जो है आपका रोटेट करता है, बाहर वाला फिक्स सिलेंडर रहता है, अंदर वाला रोटेट करता है। इससे क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है उसकी जो है विस्कोसिटी बराबर हो जाती है, मिक्सिंग बोल सकते हैं, पर ये विस्कोसिटी यहाँ पर मेंटेन करता है। अब कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर की बात करते हैं, ये कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये आपका कोन है और ये फिक्स प्लेट है। ये इस तरह का एक सिलेंडर में या एक बॉटल में रहता है और यहाँ पर ये रोटेट करता है। आपने एक देखा है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर,
ऑसवाल्ड विस्कोमीटर ये इस तरह का रहता है, हमने देखा ही ये सबने लैब में, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, इसमें एक बॉल रहती है, ये वाली बॉल, इसके कारण इसके मूवमेंट से हम विस्कोसिटी को चेक करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन या सस्पेंशन जो हमने बनाया उसकी विस्कोसिटी किस तरह की है। फिर प्रिजर्वेटिव इवोल्यूशन, जो हमने प्रिजर्वेटिव उसमें यूज करे हैं उसका इवोल्यूशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, किस बात पे सिलेक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। जो आपका प्रोडक्ट का नेचर है और उसकी कितनी डिग्री से हम उसका प्रोटेक्शन चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है प्रिजर्वेटिव का। कॉलोनी काउंट इज जनरली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेटिव इवोल्यूशन। आपने माइक्रोबायोलॉजी में कॉलोनी काउंट टेस्ट किया होगा और नहीं किया होगा तो जनरली हम क्या करते हैं, जो आपका प्रिजर्वेटिव है उसका एक कंसंट्रेशन लेते हैं, उसके बाद हमारे पास जो फ्लूइड अगर मीडिया रहता है, ठीक है, उसको हम प्लेट में लेते हैं और उसको उसमें कॉलोनी डेवलप करते हैं। तो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलोनी काउंट टेस्ट। अब स्टेबिलिटी स्टडी की बात कर लेते हैं, तो हम क्या क्या चीज देखेंगे। पहली चीज देख लेंगे हम फिजिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी जो आपका सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्मुलेशन है, उसमें क्या होना चाहिए। पहली बात तो यदि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, लेस सॉल्युबल पॉलीमॉर्फ्स, एड्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस ऑनटू द कंटेनर सरफेस और चेंज इन द प्रोडक्ट अपीयरेंस। आप चारों बातें समझ गए होंगे कि भाई प्रेसिपिटेट तो नहीं बन रहा है या इनसॉल्युबल पॉलीमॉर्फ्स तो नहीं बना। दूसरा, जो हमने दवाई ली है, जो हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन जो भी है लिक्विड ओरल्स, वो आपके कंटेनर पे अडेयर तो नहीं हुआ और जो आपका अपीयरेंस है प्रोडक्ट का वो चेंज तो नहीं हुआ। ये चीजें देखते हैं। केमिकल स्टेबिलिटी की यदि बात करते हैं तो केमिकल इनस्टेबिलिटी में क्या होता है, जो आपके एडिटिव्स है उनके बीच में या तो इंट्रैक्शन हो गया या फिर आपका जो मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन हो गया या फिर जो ड्रग कंटेनर है उसके साथ रिएक्शन हो गया ड्यू टू इंटरेक्शन विद कंटेनर, तो ये केमिकल हो गया इनस्टेबिलिटी। माइक्रोबायोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी में क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन देंगे उसमें माइक्रोबायल ग्रोथ कराने के लिए। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप के माइक्रोबायल टेस्ट करेंगे, उसमें हुआ के नहीं हुआ माइक्रोबायल ग्रोथ। ठीक है, डिफरेंट प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट मोर स्टेबल। हम अलग अलग के प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है उसको स्टेबल बनाने के लिए। अब कुछ चेंजेस हो सकते हैं प्रोडक्ट में, वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, हमने लॉन्ग टाइम के लिए रखा तो कुछ चेंजेस होंगे तो इनस्टेबिलिटी होगी तो किस तरह की होती, एक तो या तो विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, उसका टेक्सचर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, काफी लंबे समय तक रखने पर ऑर्डर चेंज हो सकता है और पीएच चेंज हो सकता है। कंटेनर के साथ यदि हम बात करें, ये हमने बात करी कंटेंट के साथ, जो कंटेंट हमारा सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है उसमें ये चेंजेस हो सकते हैं। कंटेनर में क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है, किसी भी कारण से ब्रेकेज वगैरह कुछ हो गया, करोजन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हम मेटल केप जनरली प्लास्टिक कंटेनर या मेटल केप साथ में यूज करते हैं। ठीक, क्रैकिंग ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक और मेटल केप और इनकी क्रैकिंग हो सकती है। बात करेंगे हम रेफरेंस की तो लेकमैन और गूगल से हमने ये सब लिया है। थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर नोटिफिकेशन पर प्रेस करें। थैंक यू।